हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल राइट टू स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि मेरे चैनल पे आप लोगों की टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन होती है। टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की प्रिपरेशन होती है और इसके अलावा हम टेट की भी प्रिपरेशन यहाँ पे करते हैं। फिलहाल टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है बट हमें प्रिपरेशन तो करते ही रहना है। इसी सीरीज़ में जैसा कि हमारे प्रिपरेशन जो भी हम कर रहे हैं उसमें अभी तक मैंने क्या कराया है, मैंने अभी तक आपको बहुत सारे लिटरेरी टर्म्स डिस्कस कर लिए हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, ऊपर भी आपको आई बटन पे पूरा प्लेलिस्ट मैं लिटरेरी टर्म्स का मैंने शो किया है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड 100 MCQs कराए हैं और ऑल दोज 100 MCQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। 100 क्या 100 प्लस है, वो 120 के आसपास क्वेश्चंस हैं, ये करवाए हैं, ये ज़रूर देखिएगा। इसके 5 वीडियोस बने हैं, 30 क्वेश्चंस या 25-30 इस तरीके से क्वेश्चंस मैंने हर एक वीडियो में कवर किए हैं और विथ फुल एक्सप्लेनेशन। जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैंने एक्सप्लेन भी किया है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। और इसके अलावा अब हम शुरू कर रहे हैं MCQs किसके, टेंसेज एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें टेंसेज और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा भी कई क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए हम एकदम डिवाइड नहीं कर पाते हैं कि ये सिर्फ टेंसेस के क्वेश्चन है या पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन। उसके अलावा बहुत सारे मिसलेनियस या जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू टेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो यूपी टीजीटी एंड यूपी पीजीटी का प्रिपरेशन 2022 का आइए करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, विथ फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा। सो इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। इससे हमें भी कॉन्फिडेंस आता है, मोटिवेशन मिलता है। सो आइए अब स्टार्ट करते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द प्लूरल ऑफ एनालिसिस इज़। जो एनालिसिस वर्ड है इसका प्लूरल क्या होता है। सो इसका प्लूरल होता है, देखते हैं ऑप्शंस क्या है। ए एनालिसिस, बी एनालिसिस, सी एनालिसिस और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता है एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस होता है, SES हो जाता है, IS की जगह ES यहाँ पे ऐड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लूरल ऑफ एपेक्स इज, द प्लूरल ऑफ एपेक्स इज। एपेक्स क्या होता है, एपेक्स मतलब एक हाइट होता है ना, जो हमें एपेक्स मीन्स आप कह सकते हैं टॉप, ठीक है। तो इसकी जो मीनिंग होती है वो आपको बता दिया मैंने, और इसका जो प्लूरल होता है वो आपको बताना है। तो एपेक्सिस, एपाइसिस, एपेक्सिस या बोथ A and B। सो अब आपको सोचना है और यहाँ पे आंसर्स कोई भी हो सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि इसके जो आंसर होता है वो होता है एपेक्सिस एंड एपाइसिस, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो एपेक्सिस और एपाइसिस दोनों होते हैं, तो ध्यान रखना है कि अगर ये दोनों गिवन है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A and B हो जाएगा। इफ़ ओनली ये गिवन है तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये सिर्फ गिवन है तो ये आंसर हो जाएगा, ऑलराइट। अगर दोनों गिवन है तो बोथ A and B, ओके। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एपेक्स मीन्स टॉप, ठीक है, और टॉप या हाईएस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। और इसका प्लूरल आपने देख लिया। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज कंप्लीट द सेंटेंस। ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही डैश नाउ। यूज्ड मतलब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है कि वो पहले कई बार, एवरी वीक वो आता था, ठीक है, आया करता था, लेकिन अब वो नहीं आता, ठीक है। अब वो कम आता है या नहीं आता, इस तरह का कुछ सेंस आएगा। देखते हैं क्या आना चाहिए। रेयरली कम्स बट ही रेयरली कम्स नाउ, बट ही इज़ रेयरली कमिंग नाउ, बट ही हैज़ रेयरली कम, ही हैड रेयरली कम। ओके, सो यहाँ पे क्या है, नाउ है, इसका मतलब ये अभी की बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस के यहाँ तक ये पास्ट टेंस की बात थी, अब यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, ठीक है, कि अब वो नहीं आता या बहुत कम आता है। वैसे रेयरली की बात है, कभी कभार ही आता है। तो हैड तो नहीं आएगा बिकॉज पास्ट टेंस है, ठीक है, और हैज़ भी नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है।
और यहाँ पे हमारा इज़ रेयरली कमिंग भी नहीं आएगा, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ नहीं लगेगा, यहाँ पे आएगा रेयरली कम्स। अब वह कभी कभार आता है, यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है, आता है, तो आता है मतलब ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या फिर आप उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो आपको जैसे हिंदी में अगर बताएं तो ता ती ते के बाद है हूँ आता है, तो इस टाइप के सेंटेंस क्या होते हैं, हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं और सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। तो उसमें क्या लगता है, वर्ड लगाया और कम में क्या लगा, एस या ई एस लगता है। यहाँ सिंगुलर है आपका ही, ठीक है, तो हमारा रेयरली कम्स सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस लग गया, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, ही यूज्ड टू विजिट अस एवरी वीक बट ही रेयरली कम्स नाउ, बट वो अब कभी कभार ही आता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ सेंटेंस की मीनिंग देखनी है, ओके, उसके हिसाब से करना है। नाउ कंप्लीट द सेंटेंस, राम और हिज फ्रेंड्स डैश दिस मिसचीफ। तो राम और उसके फ्रेंड ने ये मिसचीफ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हैज़ डन, हैव डन, शैल डू, इज डूइंग। तो राम और हिज फ्रेंड्स डैश दिस चीफ, शैल डू नहीं होगा, फ्यूचर टेंस की बात नहीं है, यहाँ पे कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ्यूचर टेंस की बात है, ठीक है। सेकेंड थिंग, यहाँ पे हमारा इज़ डूइंग भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कुछ पता चल रहा है कि यहाँ पे काम हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हैज़ डन। देखो हैज़ भी नहीं आएगा, हैज़ या हैव में से कुछ आना है, ठीक है, कि राम और उसके फ्रेंड ने ये काम किया है, ठीक है, ये मीनिंग है। और किया है मतलब कि कुछ काम पास्ट में किया है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो अभी तक है, प्रेजेंट में है, ठीक है, अभी उसके बारे में बताया जा रहा है, तो हम वहाँ पे हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं, इसलिए ये दोनों में से कुछ आएगा, ठीक है। अब राम और हिज फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पे दो लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ पे, दो लोग हैं, दो लोगों के बारे में बात की गई है, राम है और उसके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, लेकिन ये जुड़ा किससे है, और से जुड़ा है। तो दोस्तों जब हमारे कोई दो सब्जेक्ट और से जुड़े होते हैं तो हमें दूसरा वाला सब्जेक्ट देखते हैं कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल। तो अगर ये प्लूरल है तो हम इसके साथ हैव लगाएंगे, इफ़ इट इज़ सिंगुलर तो हैज़ लगेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल दिख रहा है ना, हिज फ्रेंड्स, तो ये हैज़ डन नहीं होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैव डन। क्लियर है, आई होप। ये अगर एंड से, सेकेंड थिंग, अगर ये एंड से कनेक्टेड होता, राम एंड हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या आता, तो यहाँ पे क्या आता, तो भी यहाँ पे हैव डन आता है, क्योंकि ये दो लोग हो गए, ठीक है। लेकिन अगर और के साथ मान लेते हैं, अगर लिखा है राम और हिज फ्रेंड, सिर्फ फ्रेंड लिखा होता तो फिर तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे हो जाता हैज़ डन, ओके, बिकॉज ये क्या है, और से कनेक्टेड है और ये क्या है, हमारा सिंगुलर है, तो हैज़ डन इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। इसमें से हमें पता करना है कि भाई करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। लेट्स रीड इट। ए, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू। बी, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू। सी, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ यू। डी, व्हाट काइंड ऑफ अ मैन आर यू। बहुत ही सिमिलर हैं सारे सेंटेंसेस। अब आप बताइए इसमें कौन सा सही है एकदम। तो व्हाट अ काइंड ऑफ नहीं होता है, ठीक है, एंड व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ यू नहीं होता है, क्योंकि हम पूरी एक तरह से कम्युनिटी को ही शो करते हैं, ठीक है, तो इज़ नहीं लगाएंगे। व्हाट काइंड ऑफ अ मैन फिर नहीं होगा। जब भी हम इस टाइप के सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ नहीं होता है अ लगा के, अननेसेसरी अ नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो मैन है पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है, तो अ रॉन्ग है। यहाँ पे इज़ उसके लिए यूज़ हुआ है, ये रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ अ काइंड लिखा है, ये रॉन्ग है, ठीक है। ये करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे हमें मिलता है, व्हाट काइंड ऑफ मैन आर यू, किस तरह के आदमी हो तुम, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। I and you have done it. He and you went there. I and he liked it. You, Tom and I ate sweets. देखिए इसको जानने के लिए हमें नॉलेज होना चाहिए प्रोनाउंस का,
ठीक है। प्रोनाउंस के कुछ रूल्स हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो कि हमें जो सब्जेक्ट्स हैं उसको प्लेस कैसे करना होता है, ठीक है। सब्जेक्ट्स को प्लेस करने का एक तरीका होता है कि जब भी हम किसी गलत चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि कोई चीज़ हमने कर दिया है, मिस्टेक हो गई है, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसके लिए पहले अपने आप को रखा जाता है, आई बोला जाता है, ठीक है। देन उसके बाद दूसरों को रखा जाता है, आई एंड यू हैव डन इट, ठीक है। कुछ भी जो रॉन्ग चीज़ होती है, और अगर कोई अच्छी चीज़ है, ठीक है, अच्छी चीज़ के लिए पहले हम यू बोलते हैं, ठीक है, उसके बाद आई को रखते हैं, और अगर किसी का नेम है तो नेम को यू के बाद रखते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की यहाँ पे बात होती है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन जो है उसे किस तरीके से रखा जाए कि वो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो। सो यहाँ 1 2 3 का मतलब क्या होता है, 1 मतलब होता है आपका फर्स्ट पर्सन, 2 मीन्स सेकेंड पर्सन एंड 3 मीन्स थर्ड पर्सन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सीक्वेंस क्या होना चाहिए, 2 3 1, ये सीक्वेंस होता है पॉजिटिव मीनिंग के लिए। जब सेंटेंस की पॉजिटिव मीनिंग आ रही है तो हम सब्जेक्ट्स को इस ऑर्डर में रखते हैं, ठीक है। एंड 1 2 3 अगर सेंटेंस की नेगेटिव मीनिंग आ रही है, ठीक है, तो हम उसे इस ऑर्डर में रखते हैं, ओके। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने आपको बताया आई एंड यू, तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू क्या है, हमारा सेकंड पर्सन है। तो मैंने फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन अगर किसी नेगेटिव की बात की है तो हमने इस ऑर्डर में रखा। थर्ड पर्सन अगर होता है तो हम इसके बाद रखेंगे आई यू एंड मान लेते हैं शी, या फिर किसी का नेम है, ठीक है, उसको हम यहाँ रख देंगे। ये हमारा नेगेटिव सेंस के लिए बात हो गई। और मैंने जैसे आपको ये एग्जांपल दिया तो यहाँ पहले सेकंड पर्सन आ गया 2, और ये टॉम जो आ गया थर्ड पर्सन आ गया, और आई जो है फर्स्ट पर्सन आ गया। तो ये होता है पॉजिटिव थिंग की बात करने के लिए। अब सेंटेंस में समझ लेते हैं कि भाई मीनिंग जो है वो पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है, तब हम पर्सनल प्रोनाउंस उसी हिसाब से लगाते हैं, ओके। लाइक आई एंड यू हैव डन इट, भाई डन इट लेकिन गलत किया है कि सही किया है वो यहाँ पे कुछ भी मीनिंग नहीं आ रही है, हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हाँ इसको हम नहीं चेक कर सकते। सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर सही काम किया तो करेक्ट है, नहीं किया है तो रॉन्ग है, सॉरी गलत काम किया है तो करेक्ट है, अगर नहीं किया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए ये सेंटेंस हम नहीं ले सकते, ओके। सेकंड देखते हैं, ही एंड यू वेंट देयर, ठीक है। ही एंड यू, ही क्या हो गया, कौन सा आपका हो गया पर्सन, ये हो गया आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन आया, फिर सेकेंड पर्सन आया, तो यहाँ पे रूल के हिसाब से कुछ भी नहीं है। थर्ड पर्सन और सेकेंड पर्सन रूल के हिसाब से कुछ नहीं है, ओके। आई एंड ही लाइक्ड इट, आई हो गया आपका फर्स्ट पर्सन एंड ही हो गया आपका थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन इसमें है, तो लाइक्ड इट, क्या लाइक्ड इट है, तो लाइक पॉजिटिव चीज़ है तो नेगेटिव के लिए आता है पहले फर्स्ट पर्सन फिर सेकेंड पर्सन, तो ये भी हमारा क्या है रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन नेगेटिव सेंस के लिए आना चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। डी क्या है, यू, यू क्या है हमारा थर्ड सेकेंड पर्सन है, टॉम हमारा थर्ड पर्सन है एंड आई हमारा फर्स्ट पर्सन है। 8 स्वीट्स, अच्छा काम किया, मिठाई खाया, कोई भी इसमें नेगेटिविटी नहीं है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का करेक्ट यूज हुआ है। सो आई होप समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि आपको अच्छे समझा सकूँ। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, प्लीज़ लाइक करें। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो उसका आंसर डी था 6 का। आगे देखते हैं 7, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस। यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस यहाँ पे एक्टिव वॉइस में है। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। ही इज नोन टू एवरीबडी, योर हेल्थ वरीज मी, आई एम इंटरेस्टेड टू सी द मूवी, आई एम अलार्म्ड एट योर बिहेवियर। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक्टिव वॉइस दिखाना है। एक्टिव वॉइस मतलब जो हम डायरेक्टली बोल रहे हैं, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से भी वो नहीं है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं बता रहे हैं, इनडायरेक्ट बात नहीं हो रही है, डायरेक्ट हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो ही इज़ नोन, यहाँ पे क्या है, ये हमने कन्वर्ट कर रखा है पैसिव वॉइस में, ठीक है। योर हेल्थ वरीज मी, ये भी आपका पैसिव वॉइस है, ये डायरेक्ट है, इसमें कोई भी वो नहीं है। आई एम इंटरेस्टेड टू सी द मूवी, ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस है। यहाँ पे भी देखो आई एम अलार्म्ड, थर्ड फॉर्म आ रहा है, थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है, ये भी जो है ये भी एक्टिव वॉइस में है। तो जो थर्ड फॉर्म वाले हैं वो हमारे क्या हो गए, ये पैसिव वॉइस हो गए। ऑल दीज आर रॉन्ग एंड दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। आई एम इंटरेस्टेड टू सी द मूवी, ये हमारा क्या है एक्टिव वॉइस में। ये तो ईजी था। आगे चलते हैं। Change it into passive voice. They said dogs bark at the strangers.
पैसिव वॉइस में हमें क्या करना है, चेंज करना है। तो दे सेड डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। दे सेड दैट डॉग्स बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर्स, दे सेड दैट डॉग्स हैव बार्क्ड एट द स्ट्रेंजर्स, दे सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, दे सेज दैट द डॉग बार्क्स। ओके, इसमें से क्या सही होगा? तो देखिए, जैसे कि हमें पता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होती है, ठीक है, या जो फैक्ट होते हैं वो हमेशा एज इट इज़ लिखे जाते हैं वाइल कन्वर्टिंग इनटू पैसिव वॉइस, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, ये एज इट इज़ आएगा। तो ये हमें कहाँ पे दिख रहा है, ये हमें यहाँ दिख रहा है। दे सेड दैट डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, है ना, करेक्ट, सेम है। बस हमें यहाँ पे दैट यूज़ करना है, ये कॉमास वगैरह को हटा के, इन्वर्टेड कॉमास को, है ना। ओके, सो क्या है, सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट, द अपोजिट ऑफ द वर्ड कॉन्साइज। तो कंसाइज मतलब क्या होता है? कंसाइज मतलब होता है ब्रीफ, कोई भी चीज़ ब्रीफ में बताना, संक्षिप्त में बताना, ठीक है, छोटा करके बताना। और इसका अपोजिट क्या होगा? जो चीज़ बहुत ज़्यादा, जिसमें वर्ड्स हो, सेंटेंसेस हों, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो, वो क्या हो जाता है, वो हमारा इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसमें अपोजिट हमारा कौन सा आपको समझ में आ रहा है? वर्डी, अबंडेंट, इग्नोरेंट एंड शॉर्ट। तो आंसर है वर्डी। वर्डी मतलब क्या होता है दोस्तों? वर्डी मतलब होता है टू मेनी वर्ड्स, जिसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो बहुत सारे वर्ड्स किस में होंगे? जिसमें बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, बहुत लंबा पैराग्राफ होगा, उसी में वर्डी होगा वो, है ना, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ए। द अपोजिट ऑफ द वर्ड रिजिड, बहुत ही ईजी है, बट ये आया हुआ है इसलिए मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। रिजिड क्या है? रिजिड है मतलब कि कोई भी चीज़ लाइक जो कि चेंज नहीं होती है, जो एकदम स्टिफ है, ठीक है, फिक्स है एक तरह से, ठीक है। तो इसका जो चीज़ फिक्स है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्लेक्सिबल, स्ट्रिक्ट, सेंसिबल, सेंसिटिव। जो चीज़ फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल क्या होता है? चेंज होने वाला, विच कैन बी चेंज्ड, ओके। और रिजिड मीन्स विच कांट बी चेंज्ड। तो ये इसका जस्ट अपोजिट है, ओके। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इडियम कम अबाउट? अच्छा, ये यूज़ भी करते होंगे कुछ लोग जो अच्छा कम्युनिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। कम अबाउट मतलब होता है टू हैपन, मतलब कोई चीज़ होना या कुछ चीज़ हुआ, ठीक है। तो इसका क्या मीनिंग पूछ रहा है, ठीक है। इस इडियम की मीनिंग क्या होती है? गेट, प्लेस, हैपन और रिकवर। मैंने तो मीनिंग ही बता दिया यहाँ पे, ओके। आंसर क्या है आपका? सी, हैपन, राइट, कोई चीज़ होना या हुआ, कम अबाउट, ओके। नेक्स्ट, द वर्ड पैरामाउंट। पैरामाउंट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये क्वेश्चन आए भी हुए हैं, ओके। देखते हैं, पैरामाउंट मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ऑलराइट, या आप कह लें सुप्रीम, जो एकदम सुप्रीम है, एकदम इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसका क्या पूछ रहा है? मीनिंग पूछ रहा है। फेमस, ब्रॉड, एक्सपेंसिव, ओके, सुप्रीम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंप्लीट द सेंटेंस। दिस इज अ मैटर बिटवीन यू एंड, दिस इज द मैटर बिटवीन यू एंड, यहाँ क्या आना चाहिए? तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या होता है कि ये रूल है कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट लास्ट में आ रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट आ रहा है लास्ट में, ठीक है, हम उसे यू बोल रहे हैं, तो हमारा सेकंड वाला भी किस सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा ये जो एक बार हमने इसे सब्जेक्टिव केस में यूज़ किया है, तो जो दूसरा सब्जेक्ट आएगा वो भी सब्जेक्टिव केस में ही आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यू एंड, यस, आप बताइए इसमें सब्जेक्टिव केस में कौन सा है? हाँ, यस, तो सब्जेक्टिव केस में यहाँ सिंपली हमें आई दिख रहा है जो कि फर्स्ट पर्सन है, ठीक है। तो यू एंड आई, ऑलराइट। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिनोनिम्स ऑफ एस्टोनिश्ड इज। एस्टोनिश्ड का सिनोनिम पूछ रहा है, तो एस्टोनिश्ड की मीनिंग मैं आपको बता दूं कि इसकी मीनिंग होती है कि कोई चीज़ लाइक आश्चर्यचकित होना, या हम कोई चीज़ देख के बहुत भौचक्के हो जाते हैं ना, बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं देख के, तो उससे कहते हैं एस्टोनिश्ड। उसका सिनोनिम क्या हो सकता है? एंग्री, नो, प्लीज्ड, नो, हैप्पी, नो, अमेज्ड। यस, अमेज्ड मतलब होता है भौचक्का या आश्चर्यचकित होना, ठीक है। ये तो खुश होना होता है, तो खुश होना नहीं, हम एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या एक्सप्रेशन दे वहाँ पे, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन की स्पेलिंग कौन सी सही है, थोड़ा सा टाइम ले, पॉज करें और मुझे बताएं। यस, इसका आंसर होगा बी, कम्युनिकेशन, CUMMUNICATION। अच्छा दोस्तों, मैंने अक्सर देखा है कि स्पेल चेक के लिए जो वर्ड आते हैं वो अक्सर वो आते हैं जिसमें डबल यूज़ होता है, डबल लेटर्स यूज़ होते हैं, लाइक डबल M वाले, डबल L वाले, डबल E वाले, डबल S वाले, इस तरीके वाले जितने भी वर्ड्स आपको दिखे ना, प्लीज़ उसे अच्छे से लर्न कर लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। यही अक्सर कन्फ्यूजिंग होता है, ठीक है। ओके, नो वन हैज़ येट डिस्कवर्ड अ क्योर डैश द कॉमन कोल्ड। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ भाई अच्छा अबाउट तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। और सेकंड थिंग यहाँ पे आपको फ्रॉम, क्योर, ऑफ, क्योर फॉर, ये तीनों में से क्या आएगा, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है कई मतलब कई एग्जाम्स में भी आता है, तो आपको बताना है। क्योर, फॉर भी नहीं आता है। ऑफ और फ्रॉम अक्सर आपने यूज़ करते हुए देखा होगा, तो हम ऑफ कब यूज़ करते हो, फ्रॉम कब यूज़ करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। तो देखो यहाँ मीनिंग में क्या आ रहा है, नो वन हैज़ येट डिस्कवर्ड अ क्योर द कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड का बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर बीमारी का नाम बता रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डिजीज़ का नेम बता रहा है। अगर पर्टिकुलर डिजीज़ का नेम बताया जाता है, देयर वी यूज़ फ्रॉम, क्या यूज़ करते हैं हम, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो अगर मेंशन है पर्टिकुलर डिजीज़ का नेम, देन देयर वी यूज़ फ्रॉम, ठीक है, अगर डिजीज़ का नेम मेंशन है। अगर डिजीज़ का नेम नहीं मेंशन है, अगर यहाँ पे यही हो जाता कि नो वन हैज़ येट डिस्कवर्ड अ क्योर ऑफ हिज इलनेस, ठीक है, इस तरीके से अगर सेंटेंस होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते, फ्रॉम हिज इलनेस थी, देन ऑफ हो जाता, ठीक है, क्योंकि इलनेस इज नॉट अ पर्टिकुलर डिजीज, है ना, इज नॉट अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। सो अगर इलनेस है या कोई भी डिजीज ही लिखा होता तो वो वहाँ पे हम ऑफ का यूज़ करेंगे, ना कि फ्रॉम का। अब यहाँ कॉमन कोल्ड लिखा है या और दूसरी कोई भी बीमारी लिखी होगी, वो उसमें हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। फ्रॉम इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है 17th, camel is the ship of the desert. The given sentence is an example of, अच्छा ये हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी ले लिया है, सॉरी फिगर्स ऑफ स्पीच भी ले लिया है, देख लेते हैं क्या है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा है। कैमल क्या है, एक तो उसे माना जाता है कि वो शिप है डेजर्ट का, तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो आपको पता है कि ये मेटाफर का ही होगा, है ना, क्योंकि कैमल को किससे सिंबलाइज किया गया, किससे कंपेयर किया गया है, एक शिप से, डेजर्ट के शिप से, ठीक है। और यहाँ पे लाइक या फिर एज जैसे वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए ये मेटाफर है। अगर यहाँ पे यूज़ होता तो वो क्या हो जाता, यस, वो सिमिली हो जाता, है ना, सिमिली हो जाता, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, 17 के बाद 18 देख लेते हैं। सिंस यू से सो आई बिलीव इट, द वर्ड सिंस इज यूज्ड हियर इज। अच्छा, ये जो सिंस वर्ड है वो क्या है यहाँ पे, तो ये सिंस हमें बताना है कि क्या है। सिंस यू से सो आई बिलीव इट, सो ये क्या है, ये हमारा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, और कंजंक्शन में भी ये कौन सा कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। वो क्या करता है, ये आपको रीज़न बताता है। यहाँ पे जो सिंस है ना, ये आपको रीज़न बता रहा है, क्या बता रहा है, रीज़न बता रहा है कि क्योंकि तुमने ऐसा बोला है इसलिए मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ, कि तुम्हारे बोलने पे मैं विश्वास कर रहा हूँ, ये रीज़न है। तो सिंस हमने यहाँ पे एज अ रीज़न यूज़ किया है, ठीक है, एज अ कंजंक्शन यूज़ किया है, जोड़ने का काम किया है इस सेंटेंस को इस सेंटेंस के से, क्योंकि तुमने बोला इसलिए मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है एंड इट टेल्स या इट इंट्रोड्यूस अ रीजन, दैट्स राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। He kept the fast for 2 days. The word fast is used here. तो जो fast word है ये क्या है, यहाँ पे कौन सा parts of speech है, तो यहाँ पे जो fast है दोस्तों, ये कौन सा parts of speech है, noun, pronoun, verb या adverb, तो ये एक noun है, ठीक है, क्योंकि fast रखना, fast जो हम व्रत रहते हैं ना उसकी बात हो रही है, व्रत रखने की नहीं बात हो रही है। मतलब वो एक वर्ब की तरह कुछ लोग सोचते हैं कि वर्ब है ये, लेकिन यहाँ पे नाउन है, क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम दिखा रहा है कि उस टाइम पे हम क्या करते हैं, वी डू नॉट ईट एनीथिंग, हम कुछ भी खाते नहीं हैं या फूड नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक तरह से नाउन है,
ठीक है, ये एक प्रीपोजिशन भी हो सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ये क्या सेंटेंस की मीनिंग आ रही है। एक एडवर्ब भी हो सकता है ये, ठीक है। तो अगर टाइम वहाँ रिफ़र किया गया है तो वो एक एडवर्ब भी हो सकता है। अगर पोजीशन सेट बताई जा रही है तो वो वहाँ पे आपका प्रीपोजिशन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे ही रन्स फास्ट, ठीक है, वो एडवर्ब हो जाएगा आपका। या ऐसे अभी मैं और भी बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकती हूँ आपको। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और भी एग्जांपल्स देते हुए चलूँगी, लेकिन अभी टाइम लिमिट हो रही है, टाइम ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दे रही हूँ कि जो फास्ट है वो नाउन है, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से एक प्रोसेस बता रहा है कि ये जो प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, हम इसमें खाना नहीं खाते हैं। तो ये जो प्रोसेस का नाम है वो क्या हो गया, नाउन, ठीक है। आगे चलते हैं। एंटोनिम ऑफ द वर्ड पर्टिनेंट इज़, पर्टिनेंट का एंटोनिम बताना है तो उसके पहले हमें पर्टिनेंट की मीनिंग भी पता होनी चाहिए। तो पर्टिनेंट की मीनिंग होती है उचित या योग्य, ठीक है, जो चीज़ उचित है, जो योग्य है बात, ठीक है, जो करेक्ट है। सो इसका एंटोनिम आप बता सकते हैं इररेलेवेंट, डिटैच्ड, इंडिफरेंट, डिटरमाइंड। तो यस, पर्टिनेंट की इंग्लिश टू इंग्लिश अगर मीनिंग में तो रेलिवेंट मीनिंग होती है और इसका एंटोनिम हो जाएगा इररेलेवेंट, ठीक है। रेलिवेंट मतलब जो सही बात है, जो उचित बात है, वो पर्टिनेंट है, अपोजिट इज इररेलेवेंट। 5 क्वेश्चंस और जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा है। सिनोनिम ऑफ द वर्ड फिल्थी इज, फिल्थी आपको पता ही होगा, गंदा, फिल्थी मतलब होता है, ठीक है। तो फिल्थी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, डर्टी, ठीक है, ये तो इजी था। डोंट ईट विथ योर फिल्थी हैंड्स, मतलब गंदे हाथों से खाना मत खाओ, है ना। ओके, लास्ट 22, कंप्लीट द सेंटेंस, डैश डिड यू गिव दैट लेटर टू। अच्छा, यहाँ क्या आएगा, इसमें से क्या आएगा, जल्दी से बताइए। हु, वाई, व्हेन और whom। सो ये सारे क्या हैं आपके। अच्छा, इसमें से देखिए, व्हेन डिड यू गिव दैट लेटर टू। देखो यहाँ पे टू लिखा हुआ है ना, तो यहाँ टू का मतलब क्या हो रहा है कि किसको दिया। क्या मतलब आ रहा है कि आपने जो लेटर दिया वो किसको दिया। आप कोई लेटर लिखते हो या फिर ग्रीटिंग कार्ड लिखते हो तो लिखते हो ना फ्रॉम, ठीक है, और नीचे लिखते हो टू, टू ऊपर लिख देते हो और नीचे फ्रॉम लिखते हो। मतलब टू मतलब आप किसको दे रहे हो और फ्रॉम मतलब कौन दे रहा है। तो यहाँ जब अगर टू का यूज़ हुआ है ना तो इसका मतलब है कि आप किसको दिए। तो आपका हु या हुम में से कुछ आएगा, वाई और व्हेन तो नहीं होगा। टाइम, प्लेस नहीं पूछ रहा है, रीज़न नहीं पूछ रहा है, तो हु या हुम में से आएगा। अब ये रूल क्या है हु और हुम यूज़ करने का, कि यहाँ कौन सा करेक्ट होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जो हु यूज़ होता है वो इट यूज टू रिफर टू द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। अगर सब्जेक्ट की प्लेस पे यूज़ होता है और कोई सब्जेक्ट पूछ रहा है, मतलब इसमें सब्जेक्ट ही तो शायद पूछा जा रहा है ना कि किसको दिया, तो हम उसे हु का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर हुम का यूज़ कब करते हैं, यूज टू रिफर द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट बताने के लिए, ठीक है। या फिर प्रीपोजिशन के लिए भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट समझना है कि पूछ क्या रहा है। सो डैश डिड यू गिव दैट लेटर टू। अब इसका आंसर आप क्या दोगे कि मैंने ये लेटर इसको दिया, आई गेव दिस लेटर टू रवि, है ना, टू रवि। तो यहाँ आई हम सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा, मतलब हम हो जाएंगे, और जो रवि हो रहा है जिसका नाम है तो वो हमारे यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में। अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो हम क्या यूज़ करेंगे, हुम, क्योंकि हम यहाँ क्या पूछ रहे हैं, हुम पूछ रहे हैं, सब ऑब्जेक्ट का पता लगा रहे हैं, ना कि सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट तो वो है जिससे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे करेक्ट यूज़ हमारा हुम होगा। डोंट गेट कंफ्यूज कि हमने सब्जेक्ट कि यहाँ हमें सब्जेक्ट बताना है, ठीक है। सो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डी। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आई अवोक वन मॉर्निंग, फाउंड माई सेल्फ फेमस। ओह वाह, काश मेरे साथ भी हो जाए। ओके, आई अवोक वन मॉर्निंग डैश फाउंड माई सेल्फ फेमस एज फॉर एंड वाई। क्या यहाँ पे यूज़ होगा, तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या यूज़ होना चाहिए कि मैं एक दिन सुबह उठा और मैं तो अपने आप को फेमस, मतलब मैं तो फेमस हो गया, मुझे ऐसा हुआ कि
मैं अगले ही दिन फेमस हो गया, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ एक तरह से दो सेंटेंसेस को जोड़ा जा रहा है, तो हम एंड से भी तो जोड़ पा रहे हैं ना। देखिए मीनिंग अगर समझ रहे, मैं सुबह एक दिन सुबह उठा और मैं फेमस हो गया, मैं ऐसा पाया कि मैं फेमस हो गया, तो और यहाँ पे सही एंड का यूज़ सही है, तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हमारा सी जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 24, 25। ही हैज़ नो कमांड ओवर हिमसेल्फ, कोई वही नहीं है अपने पे, खुद पे, है ना, कंट्रोल नहीं है, कमांड नहीं है। तो द वर्ड ओवर इज़ यूज हियर एज, जो ओवर वर्ड यूज़ हुआ है ये किस लिए यूज़ हुआ है, तो मतलब ये क्या है, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन। तो ये जो ओवर वर्ड है ना दोस्तों, ये एक प्रीपोजिशन है, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन यहाँ पे अच्छा सिर्फ प्रीपोजिशन नहीं होता, आप लोगों को यही नॉलेज में होगा कि ये एक प्रीपोजिशन है, लेकिन देखो इसका यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होता है, ठीक है। आंसर तो पता है कि प्रीपोजिशन है, करेक्ट है, ओके। ओवर और अबव का मतलब क्या है? ओवर हिमसेल्फ यहाँ होना चाहिए कि अबव हिमसेल्फ होना चाहिए, मैं वो बताना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अगर ओवर की बात करते हैं तो कोई एक जैसे पर्सन है, उसके ऊपर से कोई चीज़ होके जाना, मतलब वो जस्ट उससे टच होगा, ठीक है, क्या होगा, उससे टच होगा और वो चीज़ क्या होगी, मूविंग होगी। और अबव का मतलब ये होता है कि ऊपर से जाना, इसके बीच में गैप होगा, ठीक है, हमारे बीच में गैप होगा। तो ये क्या है, नो कमांड ओवर हिमसेल्फ, मतलब ये खुद की बात कर रहा है कि खुद पे कोई कमांड नहीं है, तो ये ऑफकोर्स टच है, उसके ऊपर तो कोई चीज़ नहीं है ना, जो हम यहाँ पे अबव का यूज़ करेंगे। तो अबव का यूज़ तब होता है जब जस्ट हमारे कोई उससे कोई चीज़ ऊपर होती है और डिस्टेंस में होती है, हायर होती है, यू कैन से, ठीक है, तब हम यहाँ यूज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ टच है ना, अ फ्लाई इज ओवर योर हेड, तो ओवर योर हेड मतलब आपके हेड पे बैठी हुई है, ठीक है। तो ये हो गया, टच है इसका मतलब फ्लाई वहाँ पे। और एक और ओवर का मीनिंग होता है कि कवर करती है, पूरा एरिया कवर करती है, ठीक है। और मूविंग पोजीशन भी हो सकता है, ठीक है। लाइक एक एरोप्लेन अगर आपके सर के ऊपर से जा रही है, अगर एक एरोप्लेन सर के ऊपर से जा रही है तो उसको हम बोल सकते हैं ओवर द हेड, ओके। सो ये ओवर और अबव का डिफरेंस था। यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि यहाँ ओवर होना चाहिए कि अबव होना चाहिए, तो उसमें भी कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने ये चीज़ बता दी। ऑफ कोर्स ये ओवर जो है एक प्रीपोजिशन है, तो आंसर इज डी। 25th क्वेश्चन, फाइंड द एंटोनिम ऑफ फ्रुगैलिटी। फ्रुगैलिटी जो है उसका एंटोनिम बताना है, तो फ्रुगैलिटी की मीनिंग भी पता होनी चाहिए। फ्रुगैलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब होता है फिजूल खर्च। क्या मीनिंग होता है, अरे मैं क्या लिख रही हूँ, फिजूल खर्च, ठीक है। फिजूल खर्च करने वाले होते हैं जो फ्रुगैलिटी होता है, फिजूल खर्ची यूज़ कह सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, एक नाउन है, ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कौन सा है वो पता करना है। तो फ्रुगैलिटी का जो एंटोनिम है वो है प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी मतलब, शायद मैं कुछ गलत बता रही हूँ, एक मिनट, प्रोडिगैलिटी मतलब होता है फिजूल खर्ची, ठीक है। समझ में आ रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी मैं भी शायद। और फ्रुगैलिटी मतलब होता है कि कम खर्च करने वाला, ठीक है। ये उल्टा हो गया, सॉरी फॉर दिस, कम खर्च करने वाला। हिंदी बहुत ही पूरा लग रहा है, ठीक है। और इसका अपोजिट स्पेंड थ्रिफ्ट भी होता है, ठीक है। इसका अपोजिट स्पेंड थ्रिफ्ट भी होता है, लैविश भी होता है, इसके अलावा वेस्टफुल भी होता है, बहुत है इसके, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। एक प्रोडिगैलिटी है, ये भी होता है, ठीक है। तो ये सारे इसके एंटोनिम है, राइट, यस। तो ये फिजूल खर्ची भूल जाओ कि फ्रुगैलिटी को कहते हैं, ये प्रोडिगैलिटी को कहते हैं फिजूल खर्ची। फ्रुगैलिटी मीन्स कम खर्च करने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नहीं बस 25 तक हम क्वेश्चन करेंगे, इसके आगे हम क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिए हैं आपको वो भी समझ में आया होगा। अगर आया है तो आप ज़रूर लाइक करें, सो दैट कि मैं नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छी तरीके से बना पाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and happy watching, keep watching it.